बिलासपुर देही इलाके का एक छोटा सा कस्बा था। उसका शहर में उच्च माध्यमिक विद्यालय था। मिहिर नाम का लड़का विद्यालय में 10वीं कक्षा में पढ़ता था। दोपहर की छुट्टियों में मिहिर अपना खाने का डिब्बा निकाल रहा था कि एक लड़का स्कूल बस्ते के साथ क्लास में दाखिल हुआ और इधर उधर देखने लगा। क्या देख रहे हो? कौन सी क्लास के हो? मेरा नाम कुलभूषण है, नया दाखिला, बैठने की जगह ढूंढ रहा हूँ, एक भी बेंच खाली नहीं है। मैं यहाँ तन्हा बैठता हूँ, तुम चाहो तो यहाँ तशरीफ रख सकते हो। अरे वाह, अच्छा है, फिर तो चलो खाना नोश करते हैं। तुम खाने का डब्बा नहीं लाए? कोई बात नहीं, हम बांट कर खा लेंगे। दोनों खाना नोश फरमाने निकल गए। उस दिन से मिहिर और कुलभूषण एक अच्छे दोस्त बन गए। स्कूल में सारा दिन एक साथ बिताने लगे। मैं खाने का डिब्बा क्यों नहीं लाता पता है? मेरी माँ नाबीना है, वालिद भी अपाहिज हैं। दोनों मेरी परवाह बिल्कुल नहीं करते, मुझे ही उन्हें संभालना पड़ता है, इसीलिए ट्यूशन क्लास भी नहीं आ पाता। कहाँ ट्यूशन लगाई है तुमने? कुलकर्णी कोचिंग क्लास में। क्या कह रहे हो? मैं भी वहीं से ट्यूशन लेता हूँ। आज ट्यूशन के लिए वक्त निकाल लेना, ट्यूशन के बाद पाव भाजी नोश करने चलेंगे। दोनों अपने अपने घर निकल गए। शाम को 7 बजे मिहिर अपनी साइकिल से ट्यूशन क्लास पहुंचा तो उसने देखा कुलभूषण गेट के पास खड़ा था। अरे वाह, तुम आ गए? यहाँ क्यों खड़े हो? अंदर क्यों नहीं गए? कुलकर्णी उस्ताद की माँ का इंतकाल हो गया है, आज ट्यूशन नहीं होगी, तो पाव भाजी नोश करने चलें? नहीं, मेरे घर चलते हैं, यहाँ से बस 2 मिनट का ही वक्त है, तो चलो चलते हैं। कुलभूषण साइकिल पर पीछे बैठ गया और मिहिर साइकिल चलाने लगा। साइकिल चलाते चलाते दोनों शहर से काफी दूर चले आए और एक चढ़ान पर मिहिर रुक गया। थक गया यार, तूने तो कहा था कि 2 मिनट का ही रास्ता है, बस 2 मिनट, आ गया। साइकिल के साथ दोनों पैदल चलने लगे। तभी एक आदमी साइकिल के सामने आया और मिहिर को देखकर रुक गया। इतने शब ऐसे अकेले कहाँ जा रहे हो बेटा? मैं तन्हा थोड़े ना हूँ, मेरा दोस्त है ना मेरे साथ, उसी के घर काजू मंडी जा रहा हूँ। काजू मंडी का नाम सुनते ही आदमी हिल गया। उसके हाथ से साइकिल गिर गई और साइकिल वहीं पर छोड़कर वो शहर की तरफ भागा। अजीब आदमी था यार, अजीब नहीं, पूरा पागल था। दोनों एक सुनसान मकान के सामने पहुँचे। कुलभूषण के साथ में मिहिर अंदर दाखिल होता है तो उसने देखा कि दीवार पर 3 तस्वीरें लटक रही थीं, जिन पे हार चढ़ाया गया था। ये तस्वीर तो तुम्हारी है और ये दोनों तुम्हारे अम्मी अब्बा होंगे, ये तस्वीरें ऐसे क्यों लटक रही हैं? ऐसा कहकर मिहिर पीछे की तरफ मुड़ा तो पीछे कोई नहीं था। मकान एकदम खाली पड़ा था। मिहिर डर गया और सदाएं लगाने लगा। कुलभूषण, कुलभूषण, कहाँ हो तुम? अचानक मिहिर की पुश्त पर किसी ने हाथ मस किया। वो कांप गया। उसने पीछे देखा तो एक नाबीना खवातीन खड़ी हैं, जिनके हाथ में एक गिलास था जो थरथरा रहा था। ये लो बेटा, शरबत पी लो, कुलभूषण बाबा जान के कमरे में गया है, अभी आ जाएगा। गिलास देखकर खवातीन धीरे धीरे अंदर चली गई। थकान और डर से मिहिर का गला सूख गया था। उसने गिलास को मुंह लगाया तो भयानक बदबू आ रही थी। मिहिर को उल्टी आ गई। उसने गिलास को खाली किया तो गिलास से खून की फुहार दिखने लगी। ये तो बदबूदार खून है, जरूर गड़बड़ है, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। अचानक उसे याद आया कि साइकिल की चाबी कुलभूषण के पास है। वो कुलभूषण की तलाश में अंदर की जानिब बढ़ा। एक कमरे में कुलभूषण के अपाहिज बाबा जान का भूत कुलभूषण को चाबुक से पीट रहा था। माफ कर दो अब्बा जान, आगे से बिना बताए नहीं जाऊंगा। नजारा देखकर मिहिर का दिल दहल गया। अचानक उसे पीछे से किसी ने धक्का दिया और वो कुलभूषण के पास गिर गया। उसने पीछे देखा तो एक भूतनी दरवाजा बंद कर रही थी। ये सब क्या है कुलभूषण? माफ करना मिहिर, मैंने कहा था ना कि मुझे मेरे अम्मी अब्बा को संभालना पड़ता है, उनके लिए मुझे आज तुम्हारा शिकार करना पड़ा। ऐसा मत करो कुलभूषण। मम्मी अब्बा जान, ये रहा आपका नया लजीज लुकमा। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, दोस्त हो इसीलिए
मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। कुलभूषण ने एक अलमारी के पास जाकर एक दरवाजा खोला तो एक लाश गिर गई। उसी साइकिल वाले की लाश जो साइकिल छोड़कर भागा था। कुलभूषण पीछे मुड़ा तो वो भी भूत निकला। आज मैं इसे खाऊंगा। लाश को खींचता हुआ कुलभूषण चला गया और मिहिर चिल्लाने लगा, नहीं कुलभूषण, कोई बचाओ मुझे, बचाओ। नाबीना और अपाहिज भूत मिहिर की सिमत धीरे धीरे आगे बढ़े। मिहिर अपना चेहरा जमीन की तरफ रगड़ता हुआ छटपटाने लगा। वहीं भूत ने मिहिर की पीठ पर लंबे लंबे नाखून रखे और उसकी पीठ फाड़कर उसे मार दिया। बाबा जान, अब मैं 12वीं क्लास में आ गई हूँ। मुझे इल्म है शालू बेटा। मुझे लगा कि आपके जहन में ना हो। आप घर पर वैसे भी बहुत कम रहते हैं। मुझे अपनी कोचिंग लगवानी है। इतनी सी बात? अरे मनोहर शर्मा मेरे दोस्त हैं। शहर के सबसे रईस शख्सियत हैं वो। उनके हमराह में नताशा कोचिंग सेंटर चलता है। मैं वहीं जाकर तुम्हारी बात करके आता हूँ। शालू के बाबा जान नताशा कोचिंग सेंटर जाते हैं। रात के 10 बज जाते हैं, लेकिन शालू के बाबा जान वापस नहीं आते। तेरे बाबा जान कहाँ रह गए? जरा फोन करके खैरियत तो पूछ। शालू फोन लगाती है। बाबा जान फोन नहीं उठा रहे। शालू और शालू की अम्मी नताशा कोचिंग सेंटर पहुँचते हैं। वो देखते हैं कि क्लास में शालू के बाबा जान का जिस्म पंखे से लटका हुआ है। शालू चिल्ला पड़ती है, शालू के बाबा जान को किसने मारा? क्या है नताशा कोचिंग सेंटर का राज? आइए सुनते हैं अफसाना भूतिया कोचिंग सेंटर। रमेश का कुनबा उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में रहता था। रमेश एक जाती स्कूल में उस्ताद थे। बाबा जान, अब जब नौकरी से लौटकर आइएगा तो मोमोज लेते आइएगा। ठीक है चश्मनूर। रमेश जब नौकरी से वापस आता तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। क्या हुआ? इतने मायूस क्यों हो? स्कूल बंद हो रहा है, मेरी नौकरी चली गई। बाबा जान, आप कोचिंग सेंटर खोल लो। आपको हिसाब आता है और कोचिंग सेंटर में अच्छी कमाई भी है। मेरे कोचिंग वाले उस्ताद को देख लीजिए, महीने में 1 लाख से ज्यादा की कमाई है। रमेश एक प्लॉट खरीदकर वहाँ अपना कोचिंग सेंटर तामीर करता है और उसका नाम रखता है नताशा कोचिंग सेंटर। रमेश बहुत मेहनत और मशक्कत से अपने बच्चों को पढ़ाता है, इसीलिए कुछ ही दिनों में उसका कोचिंग सेंटर अच्छा चलने लगा। शहर के सबसे बड़े मनोहर शर्मा कारोबारी की नजर नताशा कोचिंग सेंटर पर पड़ गई। अलबत्ता ये कोचिंग सेंटर पे मेरा इख्तियार हो जाए तो बहुत मुनाफा होगा। एक दिन मनोहर रमेश के घर पहुंचता है। नताशा कोचिंग सेंटर तुम्हारा ही है? हाँ जी, हुक्म कीजिए। मेरा तारुफ मनोहर शर्मा। मेरा नाम तो सुना ही होगा। मेरी दिली ख्वाहिश है कि तुम अपना कोचिंग सेंटर मुझे बेच दो। मैं इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर का इंतजाम कर दूंगा। मैथ्स तुम ही पढ़ाओगे। बस कोचिंग सेंटर मेरे इख्तियार में चलेगा। नहीं, मैं अपना कोचिंग फरोख्त नहीं करूंगा। पूरे शहर में कोई भी मुझे ना नहीं कर सकता। जिस चीज पर मेरा दिल आ जाए मैं उसे खरीद कर ही दम लेता हूं। मैंने आपसे कह दिया ना, नहीं बेचना है। ठीक है। मनोहर रात में कुछ बदमाश रमेश के घर भेज देता है और रमेश के पूरे कुनबे को हला करवा देता है। मनोहर नताशा कोचिंग सेंटर में अपने उस्ताद रखवा देता है और कोचिंग सेंटर उसके इख्तियार में चलती रहती है। 2 साल बाद। चलो बच्चों, अब छुट्टी। अब हम ईद की छुट्टियों के बाद मिलेंगे। सारे स्टूडेंट चले जाते हैं। उस्ताद बोर्ड साफ करने लगते हैं। उस्ताद को 3 लोग बेंच पर बैठे दिखाई देते हैं। रमेश, रमेश की बीवी
और रमेश की दुख्तर वो तीनों भूत हैं। उनके चेहरे बेहद खौफजदा थे। अरे तुम लोग कौन हो? जाओ यहाँ से। तीनों भूत उस्ताद का गला घोंटकर उसे मार देते हैं। दूसरे दिन मनोहर शर्मा कोचिंग पहुंचता है। सीसीटीवी पर नजर करो। मनोहर देखता है कि रमेश के पूरे कुनबे का भूत टीचर को मार रहा है। अरे नहीं, ये तो वही तीनों लोग हैं। लगता है इनकी रूह भटक रही है। अगर ये सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लग गई तो पुलिस रमेश के खानदान के कातिलों की भी तलाश करेगी और मुझ पर शक करेगी। इसीलिए पुलिस स्टेशन जाना फजूल है। मनोहर घबरा जाता है। वो फौरन अपने घर पहुंचकर पूरे घर में पहलवान तैनात करवा देता है और एक मौलवी को बुलाकर दुआएं पढ़वाना शुरू कर देता है। वो तीनों रूह मेरे करीब तो नहीं आएंगी ना बाबा जी? नहीं, तुम बेफिक्र होकर सो जाओ। मनोहर शव में बिस्तर पर सो रहा है। अचानक उसकी आंख खुलती है। रमेश का कुनबा भयानक शक्लों में उसके सामने था। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। हमारा हंसता खेलता मासूम सा कुनबा तूने अपनी लालच के चक्कर में बर्बाद कर दिया। मनोहर अपने कमरे से बाहर भागता है। वो अपनी कार स्टार्ट करता है। वो कार से मौलवी के घर की तरफ भागता है। तीनों रूह उस कार के अंदर आ जाती है। अब तू हमसे बचकर कहीं भी नहीं भाग पाएगा। मनोहर डर के मारे कार नहीं संभाल पाता और उसकी कार खाई में गिर जाती है। मनोहर मर जाता है। आज भी नताशा कोचिंग सेंटर में रमेश की रूह भटकती है और लोग वहां जाने से डरते हैं।